नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का तृतीय पाठ। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। इस पाठ के 5 भाग हैं। पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पहले 5 श्लोकों का अध्ययन हमने 2 भागों में कर लिया है। तो आइए 6ठा श्लोक पढ़ते हैं। यह 6ठा श्लोक है। मैं इसका वाचन करूँगा, आप भी वीडियो को देखते हुए श्लोक का वाचन करिए। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह श्लोक है। इस श्लोक में जो संयुक्त पद आए हैं उनका विभाग यहाँ पर दिखाया गया है। जन्मभूमिश्च, इसमें जन्मभूमि ही च, ये 2 पद हैं और यहाँ पर विसर्ग संधि है। इसी प्रकार स्वर्गादपि, इस पद में स्वर्गात अपि यह विच्छेद होगा और यहाँ पर जस्त्व संधि है। अब हम श्लोक का अन्वय जान लेते हैं। अन्वय में जो कर्तृ, कर्म, क्रिया इत्यादि पद हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लगाया है ताकि अर्थबोध आसानी से हो सके। अन्वय है, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, जननी जन्मभूमि ही च स्वर्गाद अपि गरीयसी भवती। ये अन्वय है। इस अन्वय में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ है स्वर्णमयी अर्थात सोने से बनी हुई, और स्वर्णमयी, यह स्वर्णमयी इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार रोचते, यह क्रियापद है। इसका अर्थ है अच्छा या अच्छी लगना, और रोचते यह रुच धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है और आत्मनेपदी इसमें क्रिया है। गरीयसी, इसका अर्थ है श्रेष्ठ, और गरीयसी, यह गरीयस, यह स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जान लेते हैं। यह श्लोक रामायण के प्रसंग में है। जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली तब वो लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं, वह इस श्लोक में प्रसंग है। क्या है? हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, स्वर्णमयी अपि लंका, सोने से बनी हुई यह लंका नगरी में मुझे न रोचते, अच्छी नहीं लगती है। यह लंका नगरी सोने की बनी हुई है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? जननी जन्मभूमि ही च, माता और मातृभूमि, माता और वह भूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस भूमि पर हम पले बड़े हैं, वह मातृभूमि स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी गरीयसी भवती, श्रेष्ठ होती है। स्वर्ग जो देवों का निवास स्थान है उससे भी श्रेष्ठ माता को और मातृभूमि को बताया गया है। इसीलिए कहीं और देश में रहने की अपेक्षा अपने देश में रहना चाहिए और अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। यह इस श्लोक का भाव था। अब हम इस श्लोक का संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। भावार्थः, अस्मिन् श्लोके रामायणस्य प्रसंगः अस्ति। लंकायाः विजयानन्तरं रामः लक्ष्मणं प्रति कथयति यत् हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका नगरी स्वर्णमयी, स्वर्गमयी, सुरम्या च अस्ति, पुनरपि मह्यं न रोचते, यतो हि माता मातृभूमिः च स्वर्गात् अपि श्रेष्ठा भवति इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का भाव था। इस श्लोक में जो व्याकरण के अंश आए हैं उनका भी बोध कर लेते हैं। जैसे
रोचते यह क्रियापद है और रोचते यह रुच धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। रुच धातु के लट लकार में रूप कैसे होते हैं वो यहाँ पर तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में दिखाए गए हैं। जैसे रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। ये रुच धातु के लट लकार के रूप हैं। रुच धातु के समान जो रूप होंगे वो लभ, सेव और याच इन धातुओं के भी रुच धातु के समान लट लकार के रूप होंगे, जिनका आप अपनी कॉपी में अभ्यास कर सकते हैं। इस श्लोक में जो गरीयसी यह पद है, इस पद में ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब ये ईयसुन प्रत्यय जो है वो पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी होता है। यहाँ पर जो रूप है वो स्त्रीलिंग का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसके और उदाहरण के द्वारा हम थोड़ा सा बोध करते हैं। ईयसुन प्रत्यांत जो रूप हैं वो किस प्रकार बनते हैं। जैसे गुरु शब्द से ईयसुन प्रत्यय होगा तो शब्द बनेगा गरीयस और इसका पुल्लिंग में रूप बनेगा गरीयः और स्त्रीलिंग में रूप बनेगा गरीयसी। लघु शब्द से ईयसुन प्रत्यय होगा तो शब्द बनेगा लघीयस, लघीयस और पुल्लिंग में रूप बनेगा लघीयः और स्त्रीलिंग में रूप बनेगा लघीयसी। इसी प्रकार महत् शब्द से ईयसुन प्रत्यय होगा तो रूप बनेगा महीयस और पुल्लिंग में रूप बनेगा महीयः और स्त्रीलिंग में रूप बनेगा महीयसी। इस प्रकार हम ईयसुन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों में भेद जान सकते हैं। अब हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे। मैं इसका वाचन करूंगा, आप भी वीडियो को देखते हुए वाचन करेंगे। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। यह श्लोक है। इस श्लोक का अन्वय हम जानेंगे और अन्वय के द्वारा हम सरलार्थ को जानेंगे। अन्वय है राष्ट्रमंगलकारिणीं राष्ट्रदृष्टिम नमस्यामः यया विना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति। इस अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ है राष्ट्रमंगलकारिणीं। इसका अर्थ है देश का भला करने वाली को और राष्ट्रमंगलकारिणीं यह राष्ट्रमंगलकारिणी इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार राष्ट्र दृष्टिम इसका अर्थ है राष्ट्रीय दृष्टि अथवा नजरिए को और राष्ट्र दृष्टिम यह राष्ट्र दृष्टि इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। स्वनिकट स्थितम इसका अर्थ है अपने पास स्थित को और स्वनिकट स्थितम यह स्वनिकट स्थित इस नपुंसकलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। अब हम कठिन पदों के अर्थ के साथ अन्वय के द्वारा श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। राष्ट्र मंगलकारिणीं राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का भला करने वाली, राष्ट्र दृष्टिम राष्ट्र दृष्टि को, राष्ट्र के प्रति हमारे नजरिए को नमस्यामः हम प्रणाम करते हैं। यया विना जिसके बिना, जिस राष्ट्र दृष्टि के बिना, स्वनिकट स्थितमपि अपने पास स्थित भी, राष्ट्रम राष्ट्र को, न पश्यन्ति लोग नहीं देख पाते हैं। यह इस श्लोक का सरलार्थ है। किंतु भाव क्या है, यहाँ पर कवि यह कहना चाह रहा है कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिनके प्रति, जिनकी दृष्टि राष्ट्र के प्रति अच्छी है, जो राष्ट्र का भला देखते हैं, जो राष्ट्र का हित देखते हैं, छोटी छोटी बातों में राष्ट्र की अच्छाई देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे व्यक्तियों की राष्ट्रीय दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसके पास राष्ट्र की दृष्टि नहीं होती है, अपने राष्ट्र की अच्छाई को देखने वाली दृष्टि नहीं होती है, वे व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं।
राष्ट्र कहाँ है, कैसा है, इस प्रकार की उनकी बातें होती हैं। राष्ट्र हम जहाँ रहते हैं, जो हमारे पास घटनाएं होती हैं, वो सभी राष्ट्र का अंग होती हैं और इनको जो व्यक्ति देखते हैं वो ही राष्ट्र दृष्टि से युक्त होते हैं। तो यह इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। इस श्लोक का संस्कृत भावार्थ क्या है? भावार्थ है राष्ट्रं प्रति अस्माकं दृष्टिः मंगलकारिणी भवेत्, अस्माकं मनसि सदैव राष्ट्रस्य सत्कार्याणाम् एव चिन्तनं भवेत्, अस्माकं एकोऽपि व्यवहारः एकमपि कार्यम् एतादृशं न स्यात् येन राष्ट्रस्य अपमानं भवेत्। एतादृशीं दृष्टिं विना जनाः राष्ट्रं स्वनिकटस्थितं न पश्यन्ति इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का भाव है, जिसमें हमने हिंदी में जो भाव जाना है वो ही भाव यहाँ पर संस्कृत में बताया गया है। अब हम 8वां श्लोक पढ़ते हैं। मैं वाचन करूँगा, आप भी वीडियो के साथ इसका वाचन करेंगे। समान संस्कृति मतां यावती पितृपुण्य भूः तावतीं भुवम् आवृत्य राष्ट्रम् एकं निगद्यते। यह श्लोक है। इस श्लोक में जो संयुक्त पद हैं उनका विभाग है भुवम् आवृत्य। इसमें भुवम् आवृत्य ये 2 पद हैं। राष्ट्रम एकम, इसमें भी राष्ट्रम एकम ये 2 पद हैं। अब हम इस श्लोक का अन्वय जान लेते हैं। अन्वय है समान संस्कृति मतां जनानां यावती पितृपुण्य भूः भवति तावतीं भुवम् आवृत्य एकम राष्ट्रम निगद्यते। इस अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। समान संस्कृति मताम, इसका अर्थ है समान संस्कृति वालों की, और समान संस्कृति मताम यह समान संस्कृति मत इस पुंलिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार पितृपुण्य भूः, इसका अर्थ है पूर्वजों की पवित्र भूमि, और पितृपुण्य भूः यह स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यह रूप बनता है। भुवम, इसका अर्थ है पृथ्वी को, और भुवम यह भू इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। निगद्यते, इससे पहले है आवृत्य। आवृत्य का अर्थ है व्याप्त करके, और यह अव्यय पद है। निगद्यते यह क्रियापद है। इसका अर्थ है कहते हैं। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जान लेते हैं। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले लोगों की, जनानाम आगे दिया हुआ है लोगों की, ऐसे लोगों की जिनकी संस्कृति समान है, जिनकी रीति रिवाज, जिनका परंपराएं इत्यादि एक समान हैं। तो ये परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं ये सभी संस्कृति का ही भाग होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि समान संस्कृति मताम जनानाम, समान संस्कृति का पालन करने वाले लोगों की यावती, जितनी पितृपुण्य भूः, अपने पूर्वजों की पवित्र भूमि भवती होती है, तावतीं भुवम, उतनी भूमि को आवृत्य व्याप्त करके एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक राष्ट्र कहा जाता है, वह एक देश कहलाता है। यह केवल सरलार्थ है। भाव क्या है? इस श्लोक में राष्ट्र की परिभाषा बताई गई है कि राष्ट्र किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कि एक बड़ा सा भूखंड, उस भूखंड पर जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो सभी एक ही संस्कृति का पालन करने वाले हों, यानी जहाँ से शुरू होकर और जहाँ तक भूखंड है वहाँ तक जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों की संस्कृति समान हो, और वह जहाँ पर रहते हैं, वो लोग जहाँ पर निवास करते हैं, उनके पूर्वज भी वहाँ पर रहे हों, उनके पूर्वजों ने भी वहाँ पर जन्म लिया हो और अच्छे कार्य किए हों, उनके अच्छे कार्यों से वह भूमि पुण्य हो, पवित्र हो,
उतनी भूमि को, उतने बड़े भूखंड को एक राष्ट्र कहते हैं। जैसे हम भारतवर्ष का उदाहरण लेते हैं कि भारतवर्ष हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक फैला हुआ है और यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति समान है, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके पूर्वजों ने भी यहाँ पर जन्म लिया है और पवित्र कार्य किए हैं, अतः यह एक राष्ट्र कहलाता है। ये हिंदी का भाव था। अब हम इस श्लोक के संस्कृत भावार्थ को भी जान लेते हैं। भावार्थः यत्र समान संस्कृति पालकाः जनाः निवसन्ति अपि च तेषां पूर्वजानां यावत् पर्यन्तं पवित्रं भूखण्डं व्याप्तं भवति तावत् पर्यन्तं व्याप्तं तद्भूखण्डम् एकं राष्ट्रं कथ्यते इति भावः। यह श्लोक का भाव है। इस श्लोक में कुछ विशेष अंश भी हैं, जैसे यावत तावत, ये दोनों ही पद यद शब्द से वतु प्रत्यय होकर यावत और तत् शब्द से वतु प्रत्यय होकर तावत ये शब्द बनते हैं, किंतु यहाँ पर तीनों ही लिंगों में इन शब्द के रूप होते हैं। तो यावत, यावती, तावती, ये दोनों रूप हमने श्लोक में पढ़े हैं। तो ये किस प्रकार बनते हैं? पुल्लिंग में यावत शब्द का रूप होगा यावान, और स्त्रीलिंग में होगा यावती, और नपुंसक लिंग में रूप होगा यावत। इसी प्रकार तावत शब्द का पुल्लिंग में रूप होगा तावान, स्त्रीलिंग में रूप होगा तावती, और नपुंसक लिंग में रूप होगा तावत। तो श्लोक में जो यावती और तावती इन दो रूपों को हमने देखा है, वो यावत और तावत इन शब्दों के स्त्रीलिंग के रूप हैं, यावती और तावती। तो विद्यार्थियों, ये था इस पाठ का तीसरा भाग, जिसमें हमने छठे, सातवें और आठवें श्लोक का अध्ययन किया है। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।